जय हिंद। एक बार फिर आपका अपना चैनल सिग्मा आर्ट्स क्लासेस बिरोल में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के बिहार बोर्ड की छात्र छात्रा के लिए भूगोल के अध्याय ख, और इस अध्याय का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन से संबंधित जितने भी थ्योरी है वह सब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी की सतह 3/4 भाग, कितने 3/4 भाग, 3/4 भाग जल से ढका है। और लेकिन इसके अधिकांश जल लवणीय है। लवणीय मतलब कि खारा जल है, जिसके कारण ही यहाँ पर पानी पीने की समस्या, बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। जल के स्रोत में देखेंगे, पृथ्वी के अधिकांश स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। जल को विभिन्न रूपों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जल के विभिन्न रूपों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जल को भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जल संसाधन का जो वितरण है वो कैसा है पृथ्वी पर। तो विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखने से पता चलता है कि अधिकांश जल किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। और इसी कारण ही इस गोलार्ध का नाम जल गोलार्ध के रूप में भी हम लोग जानते हैं। जल गोलार्ध के रूप में भी इसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर प्रश्न आ रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है? प्राणी के शरीर में 65% जल की मात्रा पाई जाती है। और लेकिन पौधों में 65 से 99% जल की मात्रा देखने को मिलती है। जल संसाधन का उपयोग, जल को कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग होता है। और वर्तमान समय में देश की जनसंख्या का तीव्र वृद्धि के कारण लोगों को जल की बड़ी समस्या हो रही है। वर्तमान समय में जो देश में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, और इस जनसंख्या का एकमात्र समस्या है जल। जल का उपयोग घरेलू कार्य सिंचाई, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि के लिए किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आएगा तो आपको उत्तर ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई थी। और इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जाना जाता है, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर परियोजना, गोदावरी परियोजना इत्यादि। और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट में हम लोग देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बोला गया था देश की परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, क्योंकि देश में जितनी परियोजनाएं कार्यरत रहेगी उतना इस देश का विकास संभव हो पाएगा। फिर प्रश्न आ रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन यह एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों अर्थात पर्यावरण के बारे में जानकारों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। यह आंदोलन गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए चलाया गया था। 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। अति महत्वपूर्ण है। फिर प्रश्न आ रहा है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं? जल संकट क्या है? तो पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी जल संकट के कारण मनुष्य सूखाग्रस्त और अनावृष्टि के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में जल होने के बावजूद भी यहाँ के लोग प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जल की स्थिति बहुत ही खराब है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल का विदोहन आर्सेनिक, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल का विदोहन होता है। जल का जो दूषित होता है फ्लोराइड के कारण होती है। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखेंगे, बार बार ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, अर्थात जल को किस प्रकार हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। जल संसाधन के संकट से निवारने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी, और इसी को कालांतर में राष्ट्रीय जल नीति 2002 बनाया गया है। जल का संरक्षण निम्नलिखित विधियाँ क्या क्या है, अर्थात जल को किस किस आधार पर हम संरक्षित कर सकते हैं? तो पहला उसका जो आंसर हो रहा है, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति के लिए
भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा जल मिशन योजना की शुरुआत की गई थी। जल को बचाने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो मर चुके हैं उनका जो नाम है आदरणीय हमारे अब्दुल कलाम जी साहब, और इनके द्वारा जल मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि जिससे खेतों, शहरों और गांवों इत्यादि को जल प्राप्त हो सके। फिर दूसरा पॉइंट आ रहा है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह या जल जमाव उपयोग करके बगीचा, कृषि, वानिकी के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी विकास फिर तीसरा आ रहा है। इसके अंतर्गत जल का कम से कम उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लिफ्ट सिंचाई हुआ, सीढ़ीनुमा खेती हुआ। कम से कम इस लिफ्ट सिंचाई या सीढ़ीनुमा खेती में कम मात्रा में जल की उपयोगिता की जाती है, जिसके कारण ही जल को बचाया जा सकता है। फिर प्रश्न आ रहा है कि सबसे ज़्यादा विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय में स्थित चेरापूंजी एवं मासीराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इंदिरा गांधी नहर का संबंध किससे है? तो पश्चिम राजस्थान में पानी को उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी नहर की स्थापना की गई थी। बिहार में मुख्य रूप से कितनी परियोजनाओं का विकास किया गया? 3 परियोजनाओं। अति महत्वपूर्ण है सोन, गंडक और कोसी परियोजना। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सोन परियोजना को हम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। यह बिहार की सबसे प्राचीन और पहली परियोजना के रूप में जानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा बिहार के सबसे प्राचीन और पहली परियोजना के रूप में किस परियोजना को जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सोन परियोजना। इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया गया था और इसकी जो लंबाई है 130 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है। ये भी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। विस्तृत क्षेत्र में 3 लाख हेक्टेयर पर फैला हुआ है, भूमि पर फैला हुआ है। और इसके बाद इस परियोजना से रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिला को सिंचाई प्राप्त हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सोन का सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्तमान में बिहार का चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। इंद्रपुरी जलाशय का योजना का संबंध किससे है? बांध का निर्माण किया जाता है। इंद्रपुरी जलाशय योजना के द्वारा बांध का निर्माण किया जाता है। सोन की सहायक नदी क्या है? सोन की सहायक नदी हो गया रिहंद, जो उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ पहुंचाती है। फिर नेक्स्ट अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय वन एवं वन प्राणी संसाधन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि वन एवं वन प्राणी संसाधन से संबंधित जितने भी कंटेंट मेरे द्वारा बनाए गए हैं NCERT के माध्यम से उसको आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद और जय भारत।